आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। भारतीय पुनर्जागरण और ब्रह्म समाज। तो आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, भारतीय पुनर्जागरण और ब्रह्म समाज। हम ये समझेंगे कि ये आंदोलन असल में था क्या और इसने हमारे आज के भारत को बनाने में कैसे मदद की। तो इस सफर में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम भारतीय पुनर्जागरण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इसके सबसे बड़े नायक राजा राममोहन रॉय के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई और फिर समय के साथ इसका विस्तार और विभाजन कैसे हुआ, और आखिर में हम एक नज़र में पूरे ब्रह्म समाज की वंशावली को भी समझेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, भारतीय पुनर्जागरण। ये आखिर था क्या और इसकी शुरुआत हुई कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए, 19वीं सदी का भारत एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था और इसी समय शुरू हुआ भारतीय पुनर्जागरण, जो कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसकी नींव 3 मुख्य विचारों पर टिकी थी। तर्कवाद, यानी हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना, मानवतावाद मतलब इंसानियत को सबसे ऊपर रखना, और मानव की प्रसन्नता। अच्छा, जब हम इसकी तुलना यूरोप के पुनर्जागरण से करते हैं तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, भारत में यूरोप की तरह कोई वैज्ञानिक क्रांति या समुद्री खोजें नहीं हुई। यहाँ का जो मुख्य केंद्र था ना, वो था एक बौद्धिक बदलाव, यानी लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। और इस बौद्धिक बदलाव के जो सबसे बड़े नायक थे वो थे राजा राममोहन राय। तो चलिए अब उनके विचारों और उनके योगदान को जरा और करीब से देखते हैं। राजा राममोहन राय ने समाज के लगभग हर पहलू में सुधार लाने की कोशिश की। सामाजिक स्तर पर बात करें तो उनका सबसे बड़ा काम था सती प्रथा का उन्मूलन, जिसे 1829 में कानून बनाकर रोका गया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का जबरदस्त समर्थन किया, जबकि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जातिवाद जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने किसानों पर जो भारी टैक्स लगाए गए थे उसका विरोध किया और भारतीय चीजों पर टैक्स में कटौती की भी मांग की, ताकि हमारे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। और राजनीतिक रूप से वे भारत में संपत्ति के अधिकार के एक बहुत बड़े समर्थक थे। अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए राय ने साहित्य और पत्रकारिता का भी खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं में काम किया, जैसे फारसी में मिरात उल अखबार, बांग्ला में संवाद कौमुदी और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन जैसे प्रकाशन शुरू किए। उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबों में एकेश्वरवादियों को उपहार और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय दर्शन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। राजा राममोहन रॉय के इन्हीं विचारों को एक संस्था का रूप देने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। ब्रह्म समाज की स्थापना आप कह सकते हैं कि एक दिन में नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई आत्मीय सभा से, जो बाद में कलकत्ता यूनिटेरियन समिति से जुड़ी और आखिरकार ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हुई। अब सवाल ये है कि इसका मुख्य सिद्धांत क्या था। तो ये मूर्ति पूजा और बेकार के कर्मकांडों का विरोध करता था। समाज का मानना था कि आत्मा के संचरण का जो विश्वास है वो हर इंसान के अपने विवेक पर आधारित होना चाहिए, किसी बाहरी दबाव पर नहीं। देखिए, किसी भी आंदोलन की तरह ब्रह्म समाज भी समय के साथ बदला। अब हम यही देखेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ और इसमें पहला बड़ा विभाजन क्यों और कैसे हुआ। राय के बाद इस आंदोलन की बागडोर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में आई। एक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरे थे केशव चंद्र सेन। टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा के जरिए ब्रह्म समाज को और ज्यादा संगठित और मजबूत किया। वहीं केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को बंगाल के बाहर भी फैलाया। वो एक उग्र सुधारवादी थे और अंतरजातीय विवाह के प्रबल समर्थक थे, जो उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। और विचारों का यही जो फर्क था ना, वो 1866 में ब्रह्म समाज के पहले विभाजन का कारण बना। केशव चंद्र सेन के जो उग्र सुधारवादी विचार थे, जैसे कि अंतरजातीय विवाह, वो देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थकों को मंजूर नहीं थे। इसी वजह से समाज 2 हिस्सों में बंट गया। टैगोर के नेतृत्व वाले गुट को आदि ब्रह्म समाज कहा गया, जो कि मूल और थोड़े रूढ़िवादी विचारों पर टिका रहा, और दूसरी तरफ सेन के नेतृत्व वाले प्रगतिशील गुट ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारतीय ब्रह्म समाज के अंदर भी बहुत जल्द ही मतभेद उभरने लगे, जिससे एक और विभाजन हुआ। चलिए अब इस दूसरे विभाजन और साधारण ब्रह्म समाज के जन्म की कहानी को समझते हैं।
केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और नव विधान जैसी कई और संस्थाएं बनाईं। लेकिन 1878 में एक बड़ा विरोधाभास सामने आया। जो सेन बाल विवाह का इतना विरोध करते थे, उन्होंने खुद अपनी 13 साल की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शादी में वैदिक कर्मकांडों का भी इस्तेमाल किया गया, जो ब्रह्म समाज के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन था। इस घटना ने उनके कई समर्थकों को बहुत निराश कर दिया। और इसी विवाद के नतीजे में 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में एक और विभाजन हो गया। सेन से असहमत सदस्यों ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका नेतृत्व आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त जैसे नेताओं ने किया, जो ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों पर वापस लौटना चाहते थे। तो इस तरह हमने ब्रह्म समाज के पूरे सफर को देखा। अब आखिर में इस पूरी वंशावली को एक साथ देखते हैं, ताकि ये सारी तस्वीर हमारे दिमाग में एकदम साफ हो जाए। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, ये यात्रा राजा राममोहन राय के ब्रह्म सभा या समाज से शुरू हुई। फिर 1866 में ये आदि ब्रह्म समाज, जिसके नेता टैगोर थे, और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके नेता सेन थे, में बट गया। और फिर 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज से ही नव विधान, जो सेन का गुट था, और साधारण ब्रह्म समाज, जो बोस और दत्त का गुट था, का उदय हुआ। तो ये दिखाता है कि कैसे एक विचार समय के साथ विकसित होता है और विभाजित भी होता है।